और CEO IIC मनोज जी, प्रेसिडेंट ICS श्री नगेंद्र राव जी, रीजनल हेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज श्री राजीव गर्ग, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर श्रीमान पवन यादव जी, प्रेसिडेंट मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन श्री अरुण गुप्ता जी, सम्मानित मंच, IICA के सभी सदस्यगण, इंडस्ट्री और कंपनी से आए कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। 12 साल है, आज़ादी का 75वां साल है। शायद हम में से कोई भी ऐसा इतनी उम्र वाला नहीं होगा जिसने गुलामी देखी, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं वो गुलामी के आज़ादी तब्दील होने के कुछ साल बाद जो पैदा हुए थे, उनको याद है कि हिंदुस्तान के अंदरों के अंदर क्या हाल था। अभी यहाँ पर यादव साहब बोल रहे थे कि अब ये बनने लग गई, ये बनने लग गई, ये भी छोटी उम्र के हैं, लेकिन मेरी उम्र वाले थे वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी। वो भी बाहर से आती थी, विदेश से आती थी, ब्रिटानिया से आती थी। और आज के दिन अब ये वो सुई अंतरिक्ष के अंदर भी हम सैटेलाइट भेजने लगे और सबसे सस्ते में भेजने लगे। जो मुल्क अपने आप को समृद्ध कहते हैं, एडवांस कहते हैं, वो भी गुहार लगाए बैठे कि हमारी हिंदुस्तान से सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजो, सस्ते में मिल जाएगा। ये फर्क 75 साल के दौरान आया है। और अगर कोई इतिहास हिंदुस्तान का पढ़ता आया हो, ये जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेजों ने लिखवाया था वही पढ़ता आया हो। ये जरूरी नहीं है कि जो मार्क्सिस्ट ने लिखा है और जिनका पिछले 40 साल 50 साल के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर मार्क्सिस्ट लीनिंग हिस्ट्री हमारे बच्चों को पढ़ाई गई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो गलत ही वो सुधारने लग रहे हैं, लेकिन जो सभी को सर्वोदित है वो ये है कि हिंदुस्तान कभी भी इस दौर के ऊपर यूनाइटेड नहीं था। हमारे इतिहास के अंदर बड़े बड़े किंगडम रहे, मुगल्स का रहा, चोलास का रहा, रंजीत सिंह जी का रहा, लेकिन सारा हिंदुस्तान जो आज के दिन हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इस पूरे के ऊपर किसी भी राज का दबदबा या शासन नहीं था। अंग्रेज को कोसते, लेकिन उन्होंने फायदा किस चीज का उठाया? जो 500 अनेक राज्य थे, वो लोग एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो शायद हैदराबाद भी आज अलग मुल्क होता, कश्मीर भी आज हो सकता है कि अलग मुल्क होता। और इस 75वें आजादी के महोत्सव के अंदर उनका भी जिक्र आ रहा है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी इसी हफ्ते होने लग रहा है। और क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, मजहब के अंदर, भाषाओं के अंदर बटे हुए थे, अंग्रेजों ने हमारा इस्तेमाल किया। और नेशनलिज्म की जो तकरीर आज के दिन हमारे और आपके बीच के अंदर गुजर रही है, वो अंग्रेजों की वजह से ही पैदा हुई है। क्योंकि हमारे सारे देश के ऊपर राज करने के बाद कम से कम हमारी बाउंड्रीज को तो उन्होंने निर्धारित कर दिया, और हमारे में सब में उमंग उठी कि इस गुलामी को हम नकार करके किस तरह से अपनी आजादी और अपने भविष्य को खुद ब खुद संभालें। और जो सरदार पटेल ने किया, और रही कसर कुछ रह भी गई थी, तो हमारी सरकार ने
कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से हटा करके कश्मीर को भी हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान का हिस्सा है। जब हम आजाद हुए थे 80% लोग एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, किसानियत के ऊपर अपना गुजर करा करते थे। आज 60% हो गया। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बनता था, अगर बनता भी था, जैसे टेक्सटाइल हमारी चाइना से बेहतर हुआ करती थी। सिल्क रूट किस लिए माना गया? हिंदुस्तान से चाइना कपड़े जाया करते थे, ना कि चाइना से हिंदुस्तान कपड़े आया करते थे। वो बंद कर दिया। अंग्रेजों की फैक्ट्री से यहाँ टेरिकॉटन आने लग गया। सारी की सारी चीज जो अंग्रेजों ने की, अपना तो लबालब हो गए खजाने उनके, और हमारे को कंगाल करके छोड़ दिया। जब 47 के अंदर हमारे को आजादी मिली थी, और ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कॉरपोरेशन थी, ना कोई धंधा था, ना कोई बिजनेस था। और बिजनेस भी वही करते थे जो अंग्रेजों की जूती चाटा करते थे, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो। और भारत सरकार के ये दायित्व तो पड़ गया था कि हमारे को इंडस्ट्री पनपानी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतवर्ष की सरकार के ऊपर पड़ी। उन दिनों तो दो ही नाम लिखा करते थे, पढ़ा करते थे, सुना करते थे, टाटा बिरला, टाटा बिरला, और कोई था ही नहीं। धीरे धीरे सरकार की नीति बनी, धीरे धीरे लोगों की मंशा बदली कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम और आपकी भी है। चाहे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई गरीब रहता है, उसको भी संभालना आपकी जिम्मेवारी है कि हमारा देश आगे ले जाना चाहते हैं। और धीरे धीरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार हटती गई। चंद चीजों के ऊपर, हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ऐसी चीजों के ऊपर आज भी दारोमदार है। हमारी नीतियां बन रही हैं, इस सरकार के माध्यम से बनाई जा रही हैं, लेकिन हमने दरवाजा खोल दिया कि भाई बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री वालों, कंपनी वालों, धन तो आप जुटा सकते हो, सरकार का काम धंधा करने का नहीं, वो नहीं मुनाफा कमा सकते। और जो आप कमाओगे, जो कंपनीज कमाओगी, वो देश की संपत्ति बन करके रह जाती है। अगर देश संपन्न हो जाता है तो गरीब से गरीब आदमी, गुर्बत में रहने वाला भी, वो भी संपन्न होने की कतार के अंदर खड़ा हो जाता है। आज 60% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हैं। 2 साल हमारे बेकार गए। बेकार के अभी कह रहे थे कि विश्व के थे, हमारे ही क्या थे। लेकिन अब जब कोविड कम हुआ है तो हम और मुल्कों की निस्बत आज के दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। चाइना हो सकता है कि हमारे से फालतू हो जीडीपी के अंदर, ग्रोथ के अंदर, लेकिन कौन कह सकता है कि जो चाइना आंकड़े प्रस्तुत करता है वो वाजिब है, दुरुस्त है, हमारे आंकड़े। और मैं तुम प्यार रख करके कहता हूं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का महत्व भी मेरे पास है। कमजोर हो, सही हो, तगड़े हो, लेकिन सही हैं। ये आज के दिन हमारी सरकार की तरफ से हिदायत है कि हमारे आंकड़ों के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आज आपके बीच के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश तरक्की तो किया है, लेकिन नुकसान भी हमारे देश का, विश्व का भी बहुत हुआ है एनवायरमेंटल तौर के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र हुआ आज, हमने भी हस्ताक्षर करे कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए ये हम करेंगे। हमको तो करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर आज के दिन ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कई तट वाले हमारे इलाके, समुद्र के किनारे वाले डूब जाएंगे। मालदीव जैसे, लक्षद्वीप जैसे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसे भी अगर ग्लोबल वार्मिंग खत्म नहीं हुई तो ये समुद्र के नीचे चले जाए। ये पता है, सभी को पता है, हमारी मजबूरी है। और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारा हिस्सा रखती पर
अमेरिका का, चाइना का, ट्रम्प का, पेट्रम का बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन वो पैसा भरने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो हमने नुकसान किया है विश्व का, उसका हर्जाना भरने को हम तैयार नहीं भरते, लेकिन मजबूरी में हमारे को करना पड़ रहा है। और क्योंकि हमारे को मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे को कुछ दे नहीं रहे हर्जाने के तौर के ऊपर, तो हमारे को ये धन राशि अपने मुल्क के अंदर ही पैदा करनी पड़ेगी। इसका दायित्व हमारी सरकार पे तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम चुने गए, लेकिन इसका दायित्व हर एक इंसान के ऊपर पड़ता है जो आज के दिन इस देश के अंदर बस रहा है। और पैसे कमाने वाली कौन सी सोच है हमारी? कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स के माध्यम जब तक पैसा नहीं होगा, हम समृद्ध नहीं हो पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से कहना है। आप देखो, फ्लड्स हैं, ड्राउट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, और ये सारी की सारी चीज अगर हम इनसे लड़ाई लड़ने के अंदर सक्षम हो सकते हैं, तो एक ही तरीका है जो भारत सरकार की तरफ से जो जिक्र हमारे मनोज जी ने किया कि हमारी तरफ से कुछ पहल हुई है, लेकिन हम तो पहल नहीं कर सकते, हम तो एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, ताली तो दो हाथ से बजेगी। नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस 2011 की मौजूद है, उनका जिक्र किया। CSR प्रोविजन आज के दिन हमने चलाए हैं। ये भी सरकार का दायित्व अकेला मत समझो, ये हमारा रात मिलमा देश है। अगर आप कुछ पैसा बना रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमारे सोशल वर्क के लिए दो। CSR गाइडलाइंस 2013 के अंदर लागू होनी थी, लेकिन इसके अंदर अमल में लाने के अंदर, लोगों को मोटिवेट करने के अंदर, कोविड की वजह से भी कुछ दिक्कत होने के बावजूद लागू 4-5 साल बाद होने लगी। हमारा ये मान्य सरकार एरिया, गुड़गांव का एरिया फेज 1 से लेकर के फेज 4 उद्योग विहार 1, 2, 3, 4 रटम पटम, मानेसर, धारवेड़ा, बावल, सारे जयपुर रोड के ऊपर इतने ज्यादा है। मारुति भी यहाँ पर है, होंडा भी यहाँ पर है, हीरो भी यहाँ पर है, साइकिल भी है, सब कुछ है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर मैं आपसे प्रार्थना करूं तो कि CSR का जो पैसा आपके मुनाफे में से सरकार आपसे अनुरोध कर रही है कि लगाओ, तो जिस एरिया के अंदर आप फंसे, अगर मुनाफा कमा रहे हैं, तो अपना दायरा थोड़ा एक्सटेंड करो। ये तो करना पड़ेगा, लाजमी है, क्रिमिनलाइज नहीं रहा, लेकिन पेनल्टी तो फिर भी है। और हम देख रहे कर रहे हैं ये लगाई जाए, तो पहले तो हम चाहते हैं कि हम मुनाफा कमाओ हमारे लिए, और मुनाफे के अंदर थोड़ा सा हिस्सा अगर देश के लिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, मैं समझता हूँ कोई भी बिजनेसमैन इसके ऊपर आपत्ति नहीं करेगा। ये मेरा मानना है। और मैं जानता हूँ जिस तरह से कोविड के अंदर, पिछले दिनों के अंदर, इसी IMT के अंदर किस तरह से लोगों ने ऑक्सीजन की किल्लत के समय के अंदर सरकार का योगदान किया। हजारों लोगों की जान बचाई, अस्पताल के अंदर मिला नहीं करती थी, यहाँ से जगह जगह पानीपत तक हमने यहाँ से ऑक्सीजन भेजी इसी IMT के यहाँ से। तो ये इस तरह की काम यहाँ पे हुआ, इसलिए मेरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर आप लोग इस तौर पर करेंगे। हमारी तरफ से मंशा है कि फेसलेस एंड सीमलेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट एजेंसीज होना चाहिए। इसी तरह इसका भी हो रहा था कि इंस्पेक्टर आदमी हो कि आए कोई थोड़े ताला लगा दूंगा बिजली के मीटर पे, मैं ताला लगा दूंगा, इन्वायरमेंटल तुम क्लियरेंस भी ले रहे हो। ये सारी की सारी फेसलेस करवाना चाहते हैं ताकि आपको घूस ना देनी पड़े, अंडर द टेबल ना सोचना पड़े, ऊपर खड़े होकर के सोचना पड़े, दिमाग से सोचना पड़े, ऊपर देख कर आंख नीची कर। ये हमारी मंशा है, हमारी सरकार की मंशा है। और इसी नजरिए से हमारे प्रधानमंत्री ने आज के दिन कहा है कि भाई देश तो यूनाइटेड है, पिछले 75 साल से यूनाइटेड था। नेशनलिज्म की भावना हमने देश के हर नागरिक के अंदर लाने का कोशिश किया है, और मैं समझता हूं कुछ हद तक हम इसके अंदर कामयाब भी हुए कि नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, सेल्फ सर्विस कम्स लेटर। ये हमारा नारा है, देश का, देश को बचाने का नारा है। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब एक तरफ पाकिस्तान घूम करके देखता रहा है, दूसरी तरफ चाइना मौका तलाश रहा है, और तीसरी तरफ आज तालिबान आ गया।
तो इन सब चीजों पे लड़ने के लिए कम से कम हमको दीदा चाहिए, और दीदा कब पैदा होगा? रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और रीढ़ की हड्डी कब मजबूत होगी? जब एक हमारे पास फाइनेंशियल ताकत होगी, दूसरा हमारे जो सर्विसेज के अंदर जाने वाले लोग हमारी हिफाजत कर रहे बॉर्डर्स के ऊपर, उनका मनोबल आना। ये चीज जब हमने कहा कि हम फार्मर्स की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, हो सकता है कोविड ने उसको थोड़ा रोड ब्लॉक लगा दिया, लेकिन मंशा है, रोहित भी अगर 2022 में 23 में लेंगे। कोशिश हम सब कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच में आकर कहीं कहना चाहता हूँ कि यूनिटी मार्च के अंदर हिस्सा ले जाए। सब जवान है, मेरे से तो जवान है, कोई भी बीच में न फिसल जाए। ऐसा ना हो कि यहां से शुरू हो और वहां पर जाते एक आदमी खड़ा हो जाए लेकर के, ये नहीं होना चाहिए। भाई आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करो, आज के दिन यूनिटी हमारे देश की किस तरह से बनी है, किस तरह से एक दूसरे के गले के वो पहले हम छुरी फेरा करते थे, आज के दिन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो भाई आज के दिन नई जनरेशन के अंदर नेशनलिज्म की जो उमंग जागी है, और ये भी आप मान लो मैं विदेश मंत्रालय रहा और अपनी जवानी के अंदर बड़े बड़े मुल्क मैंने देखे। 25 साल की उम्र के अंदर मैंने पिट्ठू बांध करके यूरोप घुमा है, और मैं आज आपको यहाँ देश में बैठे हुए अपने अनुभव के तौर पे कह देता हूं, क्या किसी भी मुल्क में जाओ, आपका पैसा प्यारा है, आप नहीं प्यारे, आपका दिमाग प्यारा है, आप नहीं प्यारे। अगर ना आपके पास पैसा है, ना आपका बुद्धि है, तो आपको 3rd क्लास सिटीजन का दर्जा हर मुल्क में मिलता है, अफ्रीका में, जहां से गांधी बात करके आए। हमारे को हमारे देश के अंदर ही इज्जत मिल सकती है, और वो जब भी मिल सकती है जब यूनाइटेड रहें। तो यूनिटी मार्च के अंदर सब लोग हिस्सा लेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आज के जैसे कहते हैं लिव एंड लर्न, तो भाई मुझे तो इस हल्के से रिप्रेजेंटेशन करते हुए कई साल हो गए, तो मुझे ये नहीं पता था IAS में नॉलेज रखते हुए। तो आज आप लोगों को दर्शन भी हो गए, आज लोगों को मौका मिलेगा, आपका बहुत बहुत